आप सभी श्रोताओं तथा प्रश्नकर्ताओं का स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जिनका जिनका प्रश्न हमने पढ़ा है और पढ़ करके नोट किया है, चूँकि कोई स्टाफ नहीं था छुट्टी के कारण, तो प्रिंट नहीं निकल सका है, तो हम शॉर्ट में नोट किए हैं और हम समझ लिए हैं, इसलिए सभी का उत्तर हम दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं मंजय महतो रांची से। मंजय महतो रांची से लिखते हैं और एक फोटोकॉपी भी भेजे हैं। वो फोटोकॉपी भेजे हैं। पहले फोटोकॉपी के बारे में, हालांकि उसको पढ़ने में दिक्कत हुआ, लेकिन किसी तरह से हम पढ़ लिए उसको। वो रेंट रोल है फॉर्म एम, और ये लिखा हुआ है फॉर्म एम के ऊपर में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के धारा 5, 6, 7 और तथा बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल के धारा 7 के अंतर्गत वो फॉर्म बना है। उसमें नाम है बलराम नाथ मिश्रा, बल्द हरिवंश नाथ मिश्रा। ये DCLR रांची के आदेश से बना है और ये नामकुम सर्किल में पड़ता है। केस नंबर भी उसमें लिखा हुआ है, केस नंबर 1672 सन 1955-56। तो इससे ये पता चलता है, चूंकि कई बार हम फॉर्म एम के बारे में, रेंट रोल के बारे में बता चुके हैं, कि अगर जमींदारी उन्मूलन के बाद कोई जमीन जमींदार ने किसी रैयत को दिया, बंदोबस्त किया या कब्जा दिया या रेंट फ्री दिया, जिसका रेंट नहीं लगता है या पहले से रेंट फ्री था, तो वो रैयत चाहे तो उसका लगान निर्धारण करवा सकता है। या जैसे बकास का दिया, तो बकास का बंदोबस्ती अगर कर दिया तो जमींदार उसका लगान निर्धारित कर दिया तो ठीक है। अगर नहीं निर्धारित किया तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स के रूल्स में उसका प्रावधान था और अभी भी है। तो उसी के अंतर्गत इसका मतलब ये पड़ता है कि बलराम नाथ मिश्रा जो थे, वो किसी प्रकार वो जमीन, जिस जमीन के लिए उसमें जमीन का विवरण भी दिया हुआ है और लगान भी दिया हुआ है, उसको उन्होंने प्राप्त किया होगा। और प्राप्त करने के बाद लगान निर्धारण के लिए उन्होंने आवेदन दिया, तो लगान निर्धारण की प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है, उसमें नोटिस भी जाता है। और कई बार हम अपने कई लेक्चर में बता चुके हैं, फॉर्म KL और M 3 तरह का फॉर्म इस्तेमाल होता है। फॉर्म K में वो फॉर्म जो दिया हुआ है, बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स के पीछे में फॉर्म दिया हुआ है, वही रूल के मुताबिक वो फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म K लिखा हुआ है कि जो आवेदन करता होगा, जो लगान निर्धारण करना चाहता है, उसको क्या क्या विवरण उसमें देना है, उस बात का फॉर्म K है। और फॉर्म L है नोटिस। नोटिस जो संबंधित पक्षकार है या आम जनता पर जो नोटिस जाती है, उसका नोटिस का प्रारूप है फॉर्म K। और जब ये सब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, नोटिस के बाद कोई आपत्ति आएगा या नहीं आया, तो सुनवाई करने के बाद जो सक्षम पदाधिकारी है, रेवेन्यू अफसर को पावर दिया गया था शुरू में, बाद में DCLR को पावर दिया गया, तो ये सब सुधार करने के बाद, सुनवाई के बाद वो लगान निर्धारण करेगा। पहले अपने केस रिकॉर्ड में, ऑर्डर सीट में वो ऑर्डर पास करेगा, और जब वो ऑर्डर पास हो जाएगा तो उसी ऑर्डर के आधार पर वो रेंट शेड्यूल बनेगा, जिसको रेंट रोल बोलते हैं, और उसका फॉर्म M बना हुआ है। उसमें कौन कौन खाना में क्या लिखा जाएगा, वो सब फॉर्म छपा हुआ है, उसी फॉर्म में भर दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट की मान्यता है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है और ये पक्का डॉक्यूमेंट है, और आपने इसका सर्टिफाइड कॉपी लिया है, यानी कि सत्यापित प्रतिलिपि है, तो इसकी भी मान्यता है। तो इससे ही प्रमाणित होता है कि 1955-56 में बलराम नाथ मिश्रा के नाम से जो लगान निर्धारण हुआ वो सही है। उस समय किसी व्यक्ति का कोई आपत्ति नहीं था। इसका मतलब है कि उसी के कब्जे में था, वही रैयत था, सरकार उसको रैयत मान के लगान निर्धारण कर दिया, और बाद में अगर वो लगान सरकार को देते रहा और सरकार रसीद काटते रही, तो चीज़ उसी का माना जाएगा। अगर उसका कब्जा भी है, आज भी रसीद कट रहा है, तो उसी का चीज़ माना जाएगा। ये तो रेंट रोल फॉर्म M आप दिए हैं, उसके बारे में जानकारी रहा। आपने जो प्रश्न किया है
वो प्रश्न लिखित है, उसको हमने शॉर्ट में नोट कर लिया है, जिससे पता चलता है कि दो आदमी के नाम से ज्वाइंट खतियान बना था। मान लिए कि एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, दोनों के नाम से ज्वाइंट खतियान बना, ठीक है। उसमें से ये है कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान। उसके बाद रिविजनल सर्वे जो बना, वो बना फिर दो भाई के नाम से, यानी कि बी और सी के नाम से बना। एक का बेटा था बी और सी, और उसी बी और सी के नाम से रिविजनल सर्वे खतियान बना, लेकिन ये बना अलग अलग बना दोनों भाई के नाम से। तो जिस समय सी एस बना उस समय दोनों भाई के नाम से साथ में बना था, इसका मतलब उस समय इजमाल था। और जब आर एस बना तो दोनों भाई के नाम से अलग अलग खतियान बना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ज़्यादा और कम ज़मीन लिखा गया। मान लीजिए एक भाई बी है, उसके खतियान में कुछ ज़्यादा ज़मीन हो गया और दूसरा भाई सी के कम हो गया। क्योंकि सी एस में दोनों भाई का एक ही पिता के दोनों पुत्र है, तो दोनों का बराबर हक आधा आधा होता था, और दोनों का इजमाल खतियान था सी एस, तो इसलिए दोनों का आधा आधा। कहीं भी किसी भी खतियान में या किसी भी वसीका में, डीड में, केवाला में अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति का संयुक्त नाम है और हिस्सा उसमें खोला हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं है, तो उसका माने है कि सबका हिस्सा बराबर है। उस सिद्धांत के हिसाब से भी दोनों का ज्वाइंट खतियान था, इजमाल खतियान था। तो दो ए के दोनों बेटा बी और सी का दोनों का खतियान में बराबर बराबर हक हिस्सा था। लेकिन जब आर एस खतियान अलग बन गया, तो अलग बन जाने से क्या हुआ प्रॉब्लम, ये आपने लिखा है कि कम वाला जमीन को हिस्सा मिलेगा कि नहीं। माने एक भाई को कम मिल गया है तो दूसरा भाई वाला हिस्सा से उसको कट करके बराबर हिस्सा होगा कि नहीं, ये आपका इसका समाधान चाहते हैं। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही से जवाब काफ़ी नहीं है। अगर अलग अलग बन गया है खतियान तो उसका माने ये होता है कि वो दोनों व्यक्ति जिस समय आर एस खतियान बना उस समय जुदा हो चुके थे। तो जुदा हो चुके थे तो इस खतियान में जितना ज़मीन है इतना ही ज़मीन था कि इसके अलावे भी ज़मीन जायदाद था। और बंटवारा कैसे हुआ था, मौखिक हुआ था कि कागजी बंटवारा हुआ था, ये सब कुछ जानकारी चाहिए। अगर बंटवारा उन लोग का सही हो गया और बंटवारा का प्रमाण मिलता है, और बंटवारा में कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद में बराबरे बराबरे हो, बंटवारा में कम बेच करके हो सकता है, कई कारण हो सकता है। एक भाई कोई ज़मीन बेच दिया गया हो, बेच दिया हो अपने हिस्सा का, उसको काट करके मिला हो, तो ये सब बात की जानकारी आपने डिटेल नहीं दिया है। लेकिन अगर कोई बंटवारा का सबूत नहीं है और आज तक दोनों भाई कब्जा में उसी हिसाब से चले आ रहे हैं कम और बेश जमीन पर, तो आर एस खतियान बने हुए कितना दिन हुआ ये भी नहीं लिखे हैं। तो आज 25-30 साल 40 साल के बाद उसका हिस्सा बराबर करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, और ये मुकदमा टाइटल मुकदमा कोर्ट में ही केस करना होगा। तो कितना ज़मीन का फर्क पड़ता है ये भी देखना होगा। इसलिए वहाँ पर स्थानीय वकील से मिल के सही बात बता करके उनसे राय लीजिएगा। समाधान यही है कि अगर दोनों भाई में बंटवारा का कोई प्रमाण कागजी पक्का नहीं मिलता है, या दोनों भाई में बंटवारा कम बेस हुआ था, इसका कोई मौखिक साक्ष्य देने वाला गांव में परिवार में बड़ा बुजुर्ग नहीं है जो कि कोर्ट में मौखिक साक्ष्य दे करके भी साबित कर सके, तो बराबर हिस्सा लेने में दिक्कत होगी। फिर भी अगर कम हिस्सा लेने वाला भाई अगर हिस्सा लेना चाहता है तो वो बंटवारा का मुकदमा, टाइटल सूट बंटवारा का मुकदमा कोर्ट में करेगा और कहेगा कि ये सर्वे वाले की गलती और असावधानी से दोनों का कम बेस बन गया था, जबकि दोनों में बंटवारा नहीं हुआ था और दोनों इजमाल ही चले आ रहे थे और जोतावाद इजमाल चला रहा। तो इजमाल जायदाद करके बंटवारा करके आधा आधी करवा सकते हैं, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप कैसा केस बनाते हैं और वो केस को प्रमाणित करते हैं कि नहीं। अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि दोनों भाई में बीच में कभी बंटवारा हुआ ही नहीं, इजमाल ही है, तो आज के तारीख में बंटवारा हो करके आधा आधी हो जाएगा। तभी देखना होगा कि बाकी ज़मीन खानदान में है कि नहीं है, या वो ज़मीन बिक गया, कौन बेचा, क्या हुआ, या एक्वायर हो गया, ये सब चीज़ जानकारी लेना होगा। अगर कोई ज़मीन बिका नहीं है तो दोनों का बराबर बराबर हो ही जाएगा।
उसके बाद फिर आपने लिखा है, दूसरा प्रश्न लिखा है मंजय महतो ने कि सर्टिफाइड कॉपी रिटर्न एम फॉर्म मिलेगा या नहीं। ये इसी का सर्टिफाइड कॉपी आप जो दिए हुए वो तो सर्टिफाइड कॉपी है ही है। तो ये रिटर्न इसको नहीं बोलते हैं, ये फॉर्म एम इसको रेंट रोल बोलते हैं। आप गलत लिखे हैं। रिटर्न जो होता है वो जमींदार देता था, उसका कोई फॉर्म नहीं बना हुआ है। और जमींदार के रिटर्न का सर्टिफाइड कॉपी पहले मिलता था बिहार में। अभी झारखंड की क्या स्थिति है नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ कुछ सरकारी आदेश हो गया है कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग नकल लेने के बहाने उसमें जाल फरेब करने लगे, या गायब कर देते हैं या फाड़ देते हैं। तो वो सब डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। जमींदार अपना रिटर्न दाखिल कर दिया, जमींदार का जमींदारी खत्म हो गया, उसका कचहरी खत्म हो गया, उसका गुमस्ता पटवारी स्टाफ सब खत्म हो गया। तो उसको सही गलत दिखाने वाला, ठहराने वाला, साबित करने वाला कोई है नहीं, इसलिए अब उस पर रोक लगा दिया गया। अब झारखंड का हम नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर, तो आप चिरकुट दीजिएगा तो उसमें लिखिएगा। आपके पास जो अभी रेंट रोल फॉर्म एम है वो आपने जो दिया है फोटो कॉपी, वो तो सर्टिफाइड कॉपी है ही है। तो अगर आपको दोबारा फिर उसका ज़रूरत है तो आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखते हैं रिटर्न इसको लिखिएगा तो नहीं मिलेगा। रिटर्न का एक ही तरह का रिटर्न होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिंग रिटर्न या रिटर्न जमाबंदी। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो जमींदार ने सभी जमीनों का ब्यौरा रैयत के अनुसार से, कितना एक जमींदार के पास मान लीजिए 100 रैयत है और हर रैयत को 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा खेत है, और कौन रैयत कितना लगान देता है, इस सब का पूरा ब्यौरा एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म में लिस्ट टाइप का बना करके जमींदार का जो गुमस्ता पटवारी होता था, स्टाफ होता था, वो लोग जमींदार के दस्तखत से या पटवारी के दस्तखत से सरकार के यहाँ दाखिल करता था। उसी के आधार पर जमींदार को मुआवजा मिलता था। उसको रिटर्न जमाबंदी भी बोलते हैं या वेस्टिंग रिटर्न कहते हैं। इसलिए आपने जो लिखा है रिटर्न एम फॉर्म, ये गलत लिखा है। रिटर्न नहीं लिखिएगा, इसको रेंट रोल फॉर्म एम लिखिएगा तो मिल जाएगा। उसमें आप केस नंबर दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, पार्टी का नाम दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, तो नकल मिल जाएगा। और आपने ये भी पूछा है कि आरटीआई में फोटो कॉपी मिल सकता है। आरटीआई से भी आप मांगिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आरटीआई जहाँ पर ये डीसीएलआर के कोर्ट में है या कलेक्टर के कोर्ट में है, तो इसके लिए सूचना पदाधिकारी होता है। तो एसडीओ कोर्ट में जो सूचना पदाधिकारी है या कलेक्ट्री में जो सूचना पदाधिकारी है, उसके नाम से भेजिएगा तो वो आपको इसका फोटोकॉपी दे सकता है। और फिर आपने सवाल लिखा है कि एम फॉर्म सही है कि नहीं। तो एम फॉर्म तो सभी है ही, वो एम फॉर्म जो बना हुआ है, जो आपने लिखा है वो सही है। तो आपका आगे प्रश्न है कि कोई सेल नहीं हुआ है और न कोई सरेंडर हुआ है। आप वो ये जो बनाए हैं, इससे ही पता चलता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति का जमीन था, यानी जिस रैयत का वो जमीन था, वो रैयत का जमीन न बिक्री हुआ, न रैयत ने जमींदार को सरेंडर किया था। तो जब नहीं बिक्री हुआ, नहीं सरेंडर किया, तो दूसरा व्यक्ति अगर बलराम नाथ मिश्रा गैर व्यक्ति है तो उसके नाम से फॉर्म एम क्यों बना। तो ये तो पता चलेगा फॉर्म एम वाला जो केस चला, केस नंबर 1672 55 56 का, अगर ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। हम नहीं समझते हैं कि अब वो रिकॉर्ड मौजूद होगा, जल गया होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं मौजूद होगा तो उसका सूट रजिस्टर मिलेगा। सूट रजिस्टर से उसमें भी एंट्री रहता है, उसका नकल लिया जा सकता है। कोई जानकार पुराना वकील या पुराना मुंशी होगा वकील का, जिसको ताइद कहते हैं, उसको पकड़िएगा और रिकॉर्ड रूम में जाके दिखवाइएगा तो खोजने पर मिल सकता है। तो आरटीआई किस विभाग से जो आप पूछा है, आरटीआई का मतलब है जो लोक सूचना पदाधिकारी, सब डिवीजन स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है। तो सब डिवीजन स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी लोक सूचना पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ पूछिएगा। अगर उनके अंतर्गत ये होगा तो वो आपको जवाब देंगे, उनके अंतर्गत नहीं होगा तो आपके आवेदन को सक्षम पदाधिकारी के यहाँ भेज देंगे और आपको सूचना दे देंगे। यही उसका नियम है, यही तरीका है। तो आपका
इस शंका समाधान का निराकरण करना मुश्किल है कि बिना सेल के, बिना सरेंडर के, यानी कि बिना बिक्री के, बिना सरेंडर के, अगर वो जमीन जो रहती था बी और सी का जमीन था रहती, अगर उसी संबंध में ही पूछ रहे हैं, ये दूसरे परिवार का पूछ रहे हैं, ये इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने शॉर्ट में नोट कर लिया है। तो अगर पहला जो दो भाई का पूछे हैं उसी से संबंधित ही जमीन है तो भी, या अगर दूसरे परिवार का जमीन है तो भी, किसी भी व्यक्ति का जमीन है, आपके प्रश्न पूछने से जो हमको पता चलता है वो ये पता चलता है कि बलराम नाथ मिश्रा का नाम से खतियान नहीं था, या उस जमीन के वो रैयत नहीं थे। तो रैयत कोई और व्यक्ति होगा। अगर वो आपके परिवार के कोई व्यक्ति रैयत थे तो आपको चिंता होनी चाहिए कि आपके परिवार की जमीन जमींदार के यहाँ कैसे चला गया और फॉर्म एम कैसे बन गया। तो फॉर्म एम बनने का तरीका यही होता है कि अगर जमींदार ने किसी रैयत को जमीन बंदोबस्त कर दिया, या जमीन उसको रहने के लिए दे दिया, या रेंट फ्री कोई काम करता है उसके एवज में दे दिया, तो उसके आधार पर, कब्जा के आधार पर जिस व्यक्ति को मिला है वो सरकार के यहाँ लगान निर्धारण करा सकता है। तो कुछ जमीन जो खेती का होता है उसको लगान निर्धारण के लायक होता है, जिसको काबिल लगान कहते हैं। तो काबिल लगान होता है। तो ये सब जब लगान निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया 55-56 में सरकार के यहाँ शुरू किया गया था, तो उस समय कर्मचारी रिपोर्ट करता था कि किस व्यक्ति का कब्जा है, किस आधार पर कब्जा है। जमीन पर जाके छानबीन कर कब्जा देख करके वो रिपोर्ट करता था। उस रिपोर्ट के आधार पर उसका लगान सीओ भी निर्धारित कर देता था, या अंचलाधिकारी के अलावे वो डीसीएलआर के यहाँ बाद में होने लगा, या अलग से कोई रेवेन्यू पदाधिकारी नियुक्त रहता था, वो उसका करता था, निर्धारित करता था। तो ये आपके पूरे सवाल का जवाब हो गया। अब उसके बाद दूसरा सवाल है, अशोक कुमार वैशाली से लिखते हैं। इनका भी प्रश्न है लंबा, उसको शॉर्ट में हमने नोट किया है, क्योंकि मेरे पास प्रिंटेड कॉपी नहीं है। तो प्रश्न को हमने समझ लिया है, हम जवाब दे रहे हैं आपका। बैठन में कोई नौकर रहता था, आरएस खतियान में 4 डिसमिल काट दिया गया। माने ये इनके अशोक कुमार जी के कोई बैठन था, बैठन माने बैठका या दलान जिसको बोलते हैं, में कोई नौकर इनका रहता था, और आरएस खतियान जब बना तो इनका जमीन में से 4 डिसमिल काट दिया गया, और जो काट के बना खतियान आरएस वो बना परमेश्वर हाजरा बल्द डोमन हाजरा के नाम से। लेकिन इनका कहना है कि उस नाम का कोई व्यक्ति उनके गांव में है ही नहीं, लेकिन उस जमीन पर कब्जा जो है प्रेम पासवान बल्द अकलू पासवान का है, और 40 साल से है। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अभी तक जिसका कब्जा है प्रेम पासवान और अकलू पासवान, तो उसका चीज़ ही माना जाएगा। अब वो किस आधार पर कब्जा है तो फैक्ट आप बता सकते हैं या जान सकते हैं। अगर वो ज़मीन आपका पहले रहा था, अगर आपका ज़मीन पहले से रहा था, और यही प्रेम पासवान के ख़ानदान का आदमी कोई अगर नौकरी में आपके यहाँ था, तो वो ज़मीन 40 साल से उसके कब्जा में होने के कारण वो ज़मीन से उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। वो प्रिविलेज पर्सन के कैटेगरी में है और प्रिविलेज टेनेंट है। अगर आपके यहाँ नौकरी करता था तो और उसके बदले में आप उसको रहने के लिए ज़मीन दिए थे, अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसको नहीं निकाल सकते। और सरकार चाहे तो उसको प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट के तहत पर्चा दे सकती है। लेकिन आप क्या पूछना चाहते हैं ये क्लियर नहीं होता है। आप इस ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं 4 डिसमिल को, तो उसके लिए आपको केस करना पड़ेगा और टाइटल करना पड़ेगा, और प्रेम पासवान कौन आदमी है और किस हैसियत से वो कब्जा में है इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना। अगर आप ये मान लेते हैं कि 40 साल से उसका कब्जा है तो आपका सब अधिकार समाप्त हो गया, कोई केस नहीं चलेगा। ये रहा आपके सवाल का जवाब। उसके बाद प्रश्न है अभिषेक जी का। अभिषेक जी कहाँ से लिखते हैं, इन्होंने नहीं लिखा है, क्या करते हैं ये भी नहीं लिखा है, लेकिन इनका जो प्रश्न है उससे पता चलता है कि ये जरूर एडवोकेट है। इन्होंने लिखा है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में सेक्शन 53 ATP एक्ट क्या है समझ में नहीं आता है। तो ये प्रश्न तो है, उसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर सामने बैठ करके डिस्कस करके किताब रख के आपको समझाते तो समझ में आता, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टेक्निकल है और टेक्निकल बात को समझाना इतना आसान नहीं है।
अगर आपको अंग्रेजी पढ़ के नहीं समझ में आता है, आप स्वयं नहीं समझ सकते हैं तो और दिक्कत है। और अगर पढ़ करके स्वयं समझ सकते हैं तो उसका माने इतना टेक्निकल है कि इंटरप्रिटेशन में भी गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए हमको इसको बताने के पहले आपको हम पढ़ करके पहले सेक्शन 53A आपको सुनाएंगे और तब आपको बताएंगे सेक्शन 53A क्या है। अगर आपके पास किताब है तो आप लेक्चर सुन रहे हैं तो किताब निकाल लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53 कैपिटल ए निकाल लीजिए। इसका हेडिंग है पार्ट परफॉर्मेंस। अब हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तब आपको समझाते जाएंगे इसका माने, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर और कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग signed by him or on his behalf, from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई एग्रीमेंट फॉर सेल करता है, जिसको बैवियाना कहते हैं या मुहतानामा कहते हैं, अपना जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति को बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ लिखित करारनामा इकरारनामा करता है और उसमें कहता है कि हम इतना ज़मीन इसके यहाँ बेच रहे हैं और इस कारण से अभी हम एग्रीमेंट लिख रहे हैं, इतना दिन में हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, या भी जो भी शर्त हो ये सब लिखता है। तो उस वक्त क्लियर कट उसमें टर्म्स लिखा हुआ है। द टर्म्स नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट द ट्रांसफ़र कैन बी ascertained विथ रीजनेबल सर्टेनिटी। Where any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf, तो ये कोई एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट फॉर सेल, पैसा ले करके, फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट द ट्रांसफर कैन बी ascertained विथ रीजनेबल सर्टेनिटी। तो जो जो टर्म्स एंड कंडीशन जरूरी है ट्रांसफ़र करने के लिए, सेल के लिए, उससे पता चलता है। और उसके बाद एंड दी ट्रांसफरी हैज, पहले तो वो हो गया एग्रीमेंट फॉर सेल होना चाहिए, क्लियर टर्म्स होना चाहिए। उसके बाद कहता एंड दी ट्रांसफरी, यानी कि जिसके पक्ष में एग्रीमेंट लिखा गया, यानी कि खरीदार, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अभी तो एग्रीमेंट हुआ कि हम बेचेंगे और वो कहता है कि हम खरीदेंगे। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़िए उसी के परफॉर्मेंस के लिए, तो दोनों को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे खरीदार पूरा पैसा नहीं दिया तो उसको पैसा देना पड़ता है, बेचने वाला व्यक्ति अगर कागज़ नहीं दिया तो कागज़ देना पड़ता है, बेचने वाला व्यक्ति अगर कब्जा नहीं दिया तो कब्जा देना पड़ता है, बेचने वाला व्यक्ति को कोई चीज़ इंतज़ाम करना है, जैसे कि अभी रसीद नहीं कटा है तो उसको रसीद कटवाना है, या पुराना कागज़ जो है टाइटल डीड उसको नहीं मिला है तो उसको लेना है, या वो ज़मीन पहले से इजारा में रखा हुआ है, ये भी कारण हो सकता है, इसके वजह से अभी एग्रीमेंट करने इजारा छोड़ा लेंगे या पैसा दे देंगे, या ये भी हो सकता है उसमें कोई किराएदार पहले से रह रहा हो, किराएदार को हटा देंगे तो करेंगे, बहुत सा कारण हो सकता है। तो एंड द ट्रांसफरी हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसी एग्रीमेंट के शर्त के मुताबिक उसी में अपना पार्ट को पूरा करने के लिए टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ, उसका पोजेशन ले लेता है या किसी एक हिस्से का, और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन, या तो पहले से पोजेशन में हो, यानी कि एग्रीमेंट फॉर सेल होने के पहले से ही उसका कब्जा रहा हो किसी कारण से, कंटिन्यूज इन पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस होती। मान लीजिए कि कोई किराएदार है, पहले से उसका कब्जा है और किराएदार के साथ मकान मालिक बेचने के लिए एग्रीमेंट करता है, तो किराएदार के हैसियत से वो एग्रीमेंट में लिख देता है कि हम आज एग्रीमेंट की इतना दिन के अंदर हम इतना रुपया मिल जाएगा तो हम आपको सेल डीड रजिस्ट्री से कर देंगे, और उसको कहता है कि ठीक है आज से आपको किराया देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कब्जा बरकरार रख सकते हैं, ये भी लिख सकता है। या कुछ नहीं लिखा, साइलेंट रह गया, तो किराएदार कब्जा में कंटिन्यूअस रह गया
और वो किराया देना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि अब वो तो खरीदार हो गया, प्रपोज्ड खरीदार, तो आगे वो पैसा बाकी दे देगा तो खरीदार हो जाएगा। तो इसीलिए इसका दो पार्ट है, या तो एग्रीमेंट होने के बाद पार्ट परफॉर्मेंस में, माने अपना पार्ट अदा करने के एवज में वो कब्जा में आ गया हो, या पहले से कब्जा में था एग्रीमेंट के पहले से, तो कब्जा में बरकरार रखे हुए, छोड़ा नहीं। एंड हैज डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद वो कुछ एक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के आगे बढ़ाने के लिए, उसने और भी कोई एक्ट किया है, कोई एक्ट किया है, तब क्या होगा? एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब माने अगर जो खरीदार है ट्रांसफरी, वो अपना पार्ट पूरा कर दिया है या वो पूरा करने के लिए इच्छुक है, तो मान लीजिए उसको कुछ रुपया देना बाकी रह गया, वो रुपया पूरा दे दिया और कब्जा में भी चला रहा है, तब क्या होगा? लेकिन अभी रजिस्ट्री वसीका नहीं लिखा है, तब वो व्यक्ति जो अपना पार्ट पूरा कर लिया एज ए खरीदार और कब्जा में चला रहा है, तब उसको बेचने वाला जो वेंडर है वो ये नहीं कह सकता है कि अभी हम रजिस्ट्री तुमको नहीं किए हैं, तुम हमको पैसा दे दिए हो या नहीं दिए हो, इसका डिस्प्यूट करके या कोई भी डिस्प्यूट खड़ा करके उसको हटा सकता है, हटाने का नोटिस दे सकता है या कुछ कर सकता है। उसके एक्शन से बचने के लिए ये कानून बनाया गया है कि जो खरीदार है उसको अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है और उसको नहीं खाली कराया जा सकता, उसको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए नीचे में लिखा हुआ है, इसको नन ऑब्स्टेंटी क्लॉज बोलते हैं। देन नॉट विथ स्टैंडिंग कि दैट द कॉन्ट्रैक्ट दो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, माने कि जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट फॉर सेल था उसको रजिस्ट्री से होना चाहिए था। क्योंकि पोजीशन देने की बात आ गई तो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन अगर हो जाता है तो ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट है तो उसमें एग्रीमेंट फॉर सेल का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट फॉर सेल जो होता है उसमें पोजीशन नहीं दिया गया है तो ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट फॉर सेल हो सकता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कहा कि इसके बावजूद कि उसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट दो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वेयर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दैट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन the manner prescribed therefore by law for the time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and person claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly provided by the terms of the contract। अब जो ट्रांसफरी है या उसके जो उसका उत्तराधिकारी है, ये उससे जो इंटरेस्ट डिराइव करता है, उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले सकता है जो ट्रांसफरर है, बेचने वाला, इस ग्राउंड पर कि एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड नहीं हुआ या पार्ट पेमेंट अभी हुआ है, हम कब्जा हटा दो, तुमको खाली कर दो, ये सब कुछ एक्शन नहीं ले सकता। अगर ऐसा करेगा तो ये जो उसका पोजीशन है वो प्रोटेक्टेड है इसके अंतर्गत, provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof। तो इसका प्रोटेक्शन है इसी में, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफरी हैज टेकन और कंटिन्यूड इन पोजीशन अदर देन ए राइट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अलावे भी अगर वो कब्जा ले लिया, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर कब्जा नहीं लिखा हुआ है और इन पार्ट परफॉर्मेंस उसने कब्जा ले लिया, तो उस स्थिति में भी ये अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये जो ट्रांसफरी को, खरीदार को जो प्रोटेक्शन दिया गया है, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इस पर कानून ये कहता है कि ये जो डॉक्ट्रिन को खरीदार इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसके विरुद्ध बेचने वाला कोई मुकदमा करता है तो वो डिफेंडेंट होगा सूट में, तो डिफेंडेंट कैन यूज सेक्शन 53A एज सील्ड नॉट एज ए सोर्ड, यानी कि सील्ड का माने होता है ना, तलवार का जब युद्ध होता है, तलवारबाजी होता है तो उसमें एक सील्ड होता है जिसको ढाल बोलते हैं। तो
विरोधी पार्टी अगर तलवार चलाता है तो ढाल से उसको रोका जाता है। दो योद्धा के बीच में लड़ाई होती है तो एक तलवार से वार करता है और ढाल से दूसरे अपोनेंट का वार को रोकता है, तो उसको शील्ड बोलते हैं। और सोर्ड का माने तलवार हुआ। तो ये कानून में जो अधिकार दिया गया है ट्रांसफरी को, वो ढाल की तरह दिया गया है। और वो ढाल किस बात के लिए कि अगर बेचने वाला व्यक्ति ट्रांसफेरर जो है, सेलर या वेंडर जो है, वो किसी भी कारण से उसको डिस्पजेस कर रहा हो और उसके पजेशन को नहीं मान रहा हो कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में पजेशन नहीं है, आपने नाजायज पजेशन लिया है, हम डीड ऑफ एग्रीमेंट में आपको पजेशन नहीं लिखे थे और आप पजेशन में आ गए हैं, और पहले से अगर आप पजेशन में थे तो आप किराएदार के हैसियत से पजेशन में थे, तो वो आपको ट्रांसफरी के हैसियत से पजेशन नहीं माना जाएगा। कि दोनों स्थिति में अगर वो ऐसा प्ली लेता है तो इसको साबित करना पड़ेगा कि हम जो पजेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम एक फर्दर स्टेप ले रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस में हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, तो उसका प्रोटेक्टेड रहेगा, उसका पोजीशन प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर वो कोई मुकदमा लावेगा तो उसका मुकदमा डिसमिस हो जाएगा और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको पोजीशन को प्रोटेक्ट करने का आदेश कोर्ट देगा। अब ये अलग बात है कि बाद में वो सेल डीड लिखेगा नहीं लिखेगा, वो तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में विलिंगनेस एंड रेडीनेस शो करना पड़ता है। अगर खरीदार है तो खरीदार को केस करना पड़ेगा कि बेचने वाला आदमी हमको नहीं बेच रहा है, हम विलिंग एंड रेडी हैं, हम अपना पार्ट परफॉर्म कर चुके हैं, अब विरोधी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। तो ये सिद्धांत हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से हट करके फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए सूट आवेगा। उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो आता है उसके लिए प्रोविजन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो सेक्शन है, रेलिवेंट सेक्शन है 16, उसके सिद्धांत के हिसाब से उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो वो अलग मैटर हो गया था। जब तक कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट डिक्री नहीं हो जाता है, या अगर वेंडर बेचने वाला ही डिस्पोजेशन करने के लिए, उसको कब्जा से हटाने के लिए सूट लाता है, तो उसमें वो शील्ड की तरह खरीदार है जो इसको इस्तेमाल कर सकता है।